तो हेडिंग डाल लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग अपना एसी भी बोलते हैं। एसी क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? आप लोग पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा आइडिया दीजिए। अच्छा, आप लोग ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़े? देखिए, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे तो उसमें हम लोग एक ग्राफ बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि करंट दो प्रकार का होता है, एक डीसी और एक एसी। डीसी कहने का मतलब है कि करंट का जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द टाइम, जितना टाइम के लिए आप सर्किट से उसको कनेक्ट करके रखेंगे वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपने 5 एम्पियर दिया है तो वो 5 एम्पियर ही रहेगा, वो स्टेडी है, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है। यहां देखेंगे कि करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, जीरो से उठेगा, बढ़ेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू से फिर जीरो पे आएगा और सिर्फ जीरो पे ही नहीं आएगा, अपना डायरेक्शन भी बदल देगा। अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा था तो अब जो उसका पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन लिखिए ऑल्टरनेटिंग करंट का। द करंट whose magnitude changes with time, and polarity reverses periodically is called ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो भी बदल रहा है। मतलब कभी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, आधे साइकिल में क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो फिर पलट करके बाकी के आधे साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। दोनों चीजें यहां पे चेंज हो रही हैं। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से बेहतर समझ में आएगा कि डीसी और एसी में क्या अंतर होता है। देखिए, मान लीजिए आपका करंट है, आप इस करंट को टाइम टी के साथ देख रहे हैं। जो डीसी होता है जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है उसको आप देखिएगा कि थ्रू आउट द टाइम इसका एक अपना वैल्यू है आई नॉट। इसी आई नॉट को पकड़ के वो चल रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा। एसी में क्या होगा, अगर आप टाइम के साथ करंट का वेरिएशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जीरो से बढ़ा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा, उसके बाद फिर घटा भी, मैक्सिमम वैल्यू से घट करके फिर जीरो भी हुआ, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया, फिर नीचे भी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, फिर से जीरो हुआ और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि हमेशा जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी कर रहा है। आधे साइकिल में प्लस साइन है इसका, तो आधे साइकिल में इसका जो साइन होगा पोलैरिटी का वो निगेटिव हो जाएगा। बनता है, वही बनता है। मतलब जो आप साइन बोल रहे हो ना, साइन वाला कॉस वाला, हम लोग को वही पढ़ना है। बट ये हम ग्राफ क्यों, यहां से हम शुरुआत क्यों किए? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को यही लगता है कि एसी का मतलब है कि सिर्फ साइन में ही वेरी करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि साइन में वेरी करेगा, वो जो डिपेंड करता है ना। देखिए, एसी ये भी है, एसी ऐसा भी होता है, ऐसा भी एसी होता है। अब देखिए यहां पे भी क्या है, मैग्नीट्यूड जो है वो आपका चेंज कर रहा है और साइन भी है वो भी चेंज कर रहा है। तो एसी जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा, याद रखना है। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर आपने बोला कि अगर आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ है आपके पास, सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा ग्राफ है, अगर आपका ग्राफ ऐसा है, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या ये स्टेडी करंट है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज कर रहा है, जीरो से उठा, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, फिर जीरो हुआ, फिर जीरो से उठा, मैक्सिमम पहुंचा, फिर जीरो हुआ, फिर जीरो से उठा, मैक्सिमम पहुंचा, फिर जीरो हुआ। तो मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रहा है, लेकिन पोलैरिटी जो है वो बनी हुई है सेम, पोलैरिटी रिवर्स नहीं कर रहा है।
तो ये एसी नहीं है, ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट का एग्जांपल है, मतलब ऐसा डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। एसी का एग्जांपल ये नहीं है। आई बात समझ में? अब हम लोगों को जो ज्यादातर पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट अपने सिलेबस में, सिर्फ इसी बोर्ड में ही नहीं, आपका जेई मेंस एडवांस में भी जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को साइनोसॉइडल वेरिएशन पढ़ना है। मतलब ऐसा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है तो साइन के वेरिएशन जैसा वेरी कर रहा हो, आया समझ? कॉस के वेरिएशन जैसा उसका वेरिएशन हो रहा हो। देखते हैं कैसा होगा। साइन का कर्व पता है आप लोगों को? जीरो से स्टार्ट होता है, फिर 180, फिर 270, फिर 90, 360, 270, इस तरह से साइन का कर्व होता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, 1 तक पहुंचता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में -1 तक जाता है, और इस तरह से आपका फ्लो करता है साइन का कर्व। ठीक है, तो हम जब अल्टरनेटिंग करंट को हमको दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे? I = I0 sin ओमेगा टी। ये क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, अभी हम लोग सब कुछ बात करेंगे। बस अभी आपको बता रहे हैं कि हम लोग इस तरीके का साइन कर्व, इस तरीके का अल्टरनेटिंग करंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि सर जब मेरे पास डीसी था, तो डीसी हम लोग जान रहे थे कि डीसी होता है, फिर हमने अल्टरनेटिंग करंट क्यों बनाया? और दूसरी बात कि हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो एसी होता है या डीसी होता है? वो एसी होता है। क्यों हमने एसी को चूज किया, डीसी को हमने चूज नहीं किया? लॉन्ग डिस्टेंस तक अपना प्रॉपर्टी और पावर नहीं होता है। सही जवाब। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो लॉन्ग, उसको आप लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेज सकते हो। जैसे आपका जो पावर हाउस है, मान लीजिए यहाँ से बहुत दूर है, आपका घर बहुत दूर है, अगर आप डीसी को वहां से यहाँ भेजेंगे, इतना ज्यादा पावर लॉस होगा, इतना ज्यादा पावर लॉस होगा कि पता चला वहां से भेजे थे आप कुछ वैल्यू और यहाँ घट करके बचा है बस थोड़ा सा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में भी होगा, जो आपका लॉस होता है ना, वो कैसे लॉस आपका कम होता है हम लोग देखेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसका। आप देखिएगा जब रजिस्टर में आप एसी को लगाएंगे और डीसी को लगाएंगे तो जो एसी में पावर लॉस होता है वो जस्ट उसका आधा होता है, समझ रहे हो? तो अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज क्या है डायरेक्ट करंट के ऊपर, ये आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर का बना करके, तो उसको आप लोग लिख लीजिए कि एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। और ऐसा नहीं कि एसी का सिर्फ एडवांटेज ही होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी लिख लीजिए कि डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। जनरेशन ऑफ एसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एसी is much easier than DC। DC को, AC को बनाना और ट्रांसमिट करना दोनों DC के कंपैरिजन में आसान होता है। दूसरा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज can be easily stepped up or stepped down, using ट्रांसफॉर्मर्स के हेल्प से। जो हमारे, देखो रोड पे जब आप आते होगे तो देखो ट्रांसफॉर्मर्स लगा होता है, उन ट्रांसफॉर्मर्स के हेल्प से हम एसी वोल्टेज को अब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तीसरा, द transmission of AC is much cheaper, ये बहुत सस्ता भी होता है कंपैरिजन टू डीसी में, बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट के चलते। अब ये स्किन इफेक्ट क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। स्किन इफेक्ट के चलते एसी को ट्रांसमिट करना बहुत ज्यादा आपका सस्ता पड़ता है। और लास्ट, द पावर loss in case of alternating current is very small as compared to DC। AC कंपैरिजन में जो पावर लॉस होता है आपका सर्किट में वो DC की तुलना में कम होता है। लिख लीजिए इसको, लिख लिए। अब देखो बारी बारी से चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि द जनरेशन ऑफ एसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज मच इजियर देन डीसी। एसी को बनाना और उसको ट्रांसमिट करना डीसी की तुलना में काफी ज्यादा आसान होता है, पहला पॉइंट।
दूसरा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से हम एसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, एसी वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तीसरा, द ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज मच चीपर बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट की चलते एसी को ट्रांसमिट करना काफी ज्यादा सस्ता होता है। अब ये स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो आपका सरकमफेरेंस से होकर के मूव करता है। मतलब करंट जो है तार से मूव कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे तार के पूरे इस पूरे थिकनेस से करंट मूव नहीं कर रहा होता है। वो करंट, ज्यादातर जो करंट है आपके सरकमफेरेंस से ही मूव कर रहा होता है, जिसके चलते अंदर वाला जो मटेरियल है जहां से करंट मूव नहीं कर रहा है, वहां पे हम कोई सस्ता मटेरियल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना भाई। यहां से जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो इस मटेरियल यहाँ पे हम महंगा मटेरियल क्यों लगाएंगे? महंगा मटेरियल हम सरकमफेरेंस पे लगाएंगे और अंदर जो है वो आपका सस्ता मटेरियल हम लगा करके करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट के चलते आपका एसी को ट्रांसमिट करना जो होता है वो सस्ता होता है। लास्ट पॉइंट, द पावर लॉस इन केस ऑफ एसी इज वेरी स्मॉल। मतलब एसी को ट्रांसमिट जब आप करते हैं तो पावर लॉस जो होता है वो डीसी की तुलना में कम होता है। कैसे होता है हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करके देखेंगे आगे चैप्टर में, बट फिलहाल के लिए इतना आपका एडवांटेज काफी है। आपसे अगर 2 नंबर 3 नंबर में पूछा, आप ये पॉइंट्स लिख करके आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एसी का सिर्फ एडवांटेज ही होता है, एसी का डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज भी लिख लीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। पहला, एसी कैन बी, अल्टरनेटिंग करंट कैन बी वेरी डेंजरस। Alternating current can be very dangerous because its maximum value is root 2 times its effective value। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it cannot be used in processes like electrolysis जैसे प्रोसेसेस में आप अल्टरनेटिंग करंट को यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, the core material of the wire remains unused। अब ये क्या है पहले इनको लिख लीजिए, फिर लोग समझते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, हम लोग अभी 6ठे चैप्टर में चल रहे हैं, ठीक है। 2 चैप्टर के बाद आपका आधा फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। इतना सारा पढ़ लिए हैं आप लोगों को इतना सारा चीज याद भी तो करना है। कॉपी में लिखना एक बात है, बट जब तक दिमाग में नहीं है तब तक तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां जब तक आप लोग रहते हैं, आप लोग का क्या है कि आपको बैठना ही है। आप फोन नहीं चला सकते हैं, आपका मन किया कोई आपको बुला लिया, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। यहां आप जब तक रहेंगे आप पढ़ेंगे। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्लास जैसे खत्म हुआ ना, तो क्लास अभी खत्म होता है, आप लोग निकल जाते हैं कॉपी लेकर के। क्लास के बाद आधा घंटा तक आप भी यहीं रुकेंगे, हम भी यहीं रुकेंगे। अभी आप लोग साथ साथ बैठे हैं, उस आधे घंटे में अलग अलग बैठ जाएंगे और चैप्टर वाइज आधा घंटा क्या करेंगे, हम लोग पहला चैप्टर से उठाएंगे और पहला चैप्टर को आधा घंटा आप लोग यहीं बैठ करके रिवाइज कर लेंगे, यहीं बैठ करके याद कर लेंगे। इससे होगा क्या ना, अगर हम डेली आधा घंटा भी निकालना शुरू कर दिए अभी से, तो जब आपका फरवरी में एग्जाम आएगा तो आप फिजिक्स के लिए तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। समझ रहे हो? तो हम लोग ये करेंगे कि जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है ना, इसके बाद वाले चैप्टर से आधा घंटा आप क्लास के बाद रुकेंगे, अपना नोट्स कॉपी रिवाइज करेंगे और एक एक चैप्टर करके हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है? कैसा रहेगा? ठीक है ना? तो ये इस चैप्टर के बाद के लिए रेडी रहिएगा। चलिए, अब एसी का डिसएडवांटेज क्या होता है? एसी के मतलब एसी का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला क्या है कि एसी जो है वो डेंजरस होता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके इफेक्टिव वैल्यू से या फिर इसके आरएमएस वैल्यू से रूट 2 टाइम्स होता है। देखिए, जो हमारे घर में एसी आता है ना, जितना वैल्यू हम लोग करंट, वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब हमारी आम भाषा में होता है ना, जो हम लोग गलत बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को वोल्टेज हम लोग नहीं बोलते हैं, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एवी अलग है, एसी अलग है। यहाँ पे एक साथ कर दिया है। कहाँ पे?
डिफॉल्ट अल्टरनेटिव का। ठीक है, अभी ये चैप्टर पढ़ के हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, पहला क्या है कि जो एसी होता है काफी ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है कि जो हमारे घर में एसी आ रहा है, करंट का वैल्यू आ रहा है, वो क्या है, इफेक्टिव वैल्यू, या फिर उसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जहां तक वो करंट जा सकता है, वो उसका √2 टाइम्स होता है। √2 टाइम्स मतलब 1.414 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव वैल्यू। समझ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे प्रोसेस में नहीं यूज कर सकते। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें जो दो आपके, एक होता है आपका कैथोड, एक होता है आपका एनोड। कैथोड और एनोड जो होते हैं उन पर अगर पोलैरिटी बदलने लगेगी ना, हर सेकंड में, हर आधे सेकंड में पोलैरिटी बदलने लगेगी, तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं। उस प्रोसेस को कराने के लिए जरूरी है कि एक जो आपका टर्मिनल है वो कैथोड बन के रहे, दूसरा जो टर्मिनल है वो आपका एनोड बन के रहे। उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। बट एसी में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होते रहता है। हाँ, तो यहां पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जो आपका स्किन इफेक्ट था, जो भी हम लोग पढ़े थे कि भाई साहब स्किन इफेक्ट अगर है, करंट अगर सिर्फ यहां से मूव कर रहा है, बीच से मूव नहीं कर रहा है, तो बीच में जो है हम कोई सस्ता मटेरियल लगा लेंगे। जो इसका एडवांटेज था, एक तरह से इसका डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि बीच वाला मटेरियल यूज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपका वेट बढ़ा रहा है, सिर्फ आपके वायर को बल्कि बना रहा है। समझ रहे हो? तो स्किन इफेक्ट, अगर यही करंट पूरे सरकमफेरेंस से होकर के गुजरता तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। आ रहा है समझ में? तो ये 3 डिसएडवांटेज भी है इसी का। अब आते हैं उस सवाल पे कि ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग हम लोग क्यों बोलते हैं, या फिर इसको हम आसान भाषा में अगर समझाएं, इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, कभी आप देखोगे I = I0 sin ωt, और फिर आप देखोगे V = V0 sin ωt। ऐसा आपको साइन का फंक्शन देखने को मिलेगा। बट ये ऑल्टरनेटिंग करंट को हम साइन से ही क्यों दिखा रहे हैं, ये साइन आता कहां से है? अगर आप ये समझिए कि ये साइन आता कहां से है, तो आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा कि हम इसको पता है, ये तो ऑसिलेशन के कारण आ रहा है। ऑसिलेशन मोशन के कारण, किसके मोशन के कारण? ये करंट जो मोशन कर रहा है ना, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, उसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। वो है ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन जो आपका कभी 0 से बढ़ रहा है मैक्सिमम से स्पीड, बट ये कहां से बन कैसे रहा है? एसी बन कैसे रहा है? एसी कैसे बन रहा है? A sin ωt था, उसमें x = डिस्प्लेसमेंट A sin ωt होता था, उसी को डिस्प्लेसमेंट के जगह पे करंट यूज किया गया शायद। अभी हम लोग देखेंगे कि एसी हम बना कैसे रहे हैं। ठीक है, जब आप एसी कैसे बन रहा है समझिएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आ रहा है। देखते हैं, देखिए आपका एक कॉइल है, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लीजिएगा आराम से। आपका एक कॉइल है, इस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसमें आपने कॉइल को रखा है। हमने यहाँ पे कॉइल का सिर्फ एक टर्न दिखाया है, ऐसे और भी टर्न्स हैं, हमने सिर्फ एक टर्न दिखाया ताकि समझने में आसानी हो। इस कॉइल का एरिया आपका कितना है? A। अब आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, phi = B.A, मतलब क्या, BA cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड B दी हुई है, कॉइल का एरिया आपका A है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कॉइल है ना, इसको आप रोटेट कर रहे हो। आप इमेजिन करिए 3D में, ये कॉइल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये कॉइल जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। आपको पता है जब ये रोटेट करेगा तो जो मैग्नेटिक अभी इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर जो है वो भी अंदर की तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। जैसे ही ये रोटेट करा, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी अंदर की तरफ है, बट ये रोटेशन के चलते इसका एरिया वेक्टर अब कुछ इससे थीटा एंगल बनाएगा। तो यहां पे जो थीटा है, ये थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अगर मेरे को फ्लक्स बदलना है, मेरे पास 3 रास्ते होते थे, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को बदल दें, या तो हम एरिया ए को बदल दें, या तो हम थीटा को बदल दें। हमने एरिया को बदला था मोशनल ईएमएफ में और देखा था कि ईएमएफ कितना बनता है, E = B × L × V हमारा फॉर्मूला आया था। यहां पर क्या हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है। ये देखो, ये कॉइल का एरिया नहीं बदल रहा है, एरिया A है शुरू से लेकर के लास्ट तक, मैग्नेटिक फील्ड भी B है शुरू से लेकर के लास्ट तक, लेकिन जो थीटा एंगल है वो थीटा बदल रहा है, और थीटा बदलने के चलते क्या होगा, फ्लक्स भी बदलेगा। और आपको पता है पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है होता क्या है, ईएमएफ जनरेट होता है।
होता है ना। जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना होता है ईएमएफ? ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? लेंज लॉ ने बताया था आपको डायरेक्शन, फैराडे लॉ ने बताया था आपको मैग्नीट्यूड, E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, यही तो फॉर्मूला आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो फाई आपको पता है, आप यहां पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, E इक्वल टू कितना आया? माइनस ऑफ d BA cos θ/dt। अब E कितना आ गया यहां से? माइनस BA इंटू d cos θ/dt, मतलब कितना? अच्छा थीटा जो है, अब ध्यान देखिएगा, थीटा को क्या, मैं थीटा को आपका अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा क्या होता है? θ/t। स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? एंगल बाय टाइम। जितना एंगल उसने कवर किया उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू θ/t, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर E इक्वल टू कितना हो गया मेरा? माइनस BA d cos ओमेगा t/dt। ठीक है, अब देखिए ईएमएफ कितना हो गया? माइनस BA cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, ओमेगा माइनस साइन BA ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। ये माइनस एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब ये जो आ रहा है वैल्यू ईएमएफ का, ये एक टर्न के चलते हैं। अगर मान लीजिए इसमें n टर्न्स हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि आपके कॉइल में n टर्न्स है, तो हर टर्न में ईएमएफ जनरेट होगी, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका? ईएमएफ टोटल ईएमएफ माइनस तो हट चुका है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। इस NBA ओमेगा को ही हम लिख देते हैं E0 साइन ओमेगा t। तो ईएमएफ का जो ईएमएफ जनरेट हुआ इस कॉइल को रोटेट करने के चलते वो कितना हुआ? E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ठीक है, इसी को अगर आप सर्किट के जो कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल में तो हालांकि कैपेसिटिव क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है कॉइल के केस में, ठीक है ना, बट जब आप इसको आप इसी ईएमएफ को जब आप रेजिस्टर से पास करेगा तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? R होता है। वहां पर जो करंट होगा I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R हमने पढ़ा है, तो अगर हमको यहाँ पे करंट लिखना पड़ेगा तो I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? E/R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E0 साइन ओमेगा t/R, और इसी E0/R को हम लिख देते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो जो आपका हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये आ कहां से रहा है? ये इसलिए रहा है कि एक कॉइल है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, और वो कॉइल जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और उस रोटेशन के चलते क्या हो रहा है? बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा चेंज कर रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। आया समझ में कि क्यों इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा चेंज कर रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। कैसा जनरेट हो रहा है? साइन के फंक्शन में जनरेट हो रहा है। क्लियर है? लिख लीजिए ए ओमेगा। हाँ ये सब क्योंकि इसमें भी आप आगे चलिए, जब फेजर आएगा ना आपको पूरा आपको SHM और वेव्स का आपको याद आ जाएगा कि भाई वहां पे हम ऐसा पढ़े थे, तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है वो सब भी आप यहाँ पे देखोगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, तो आपको चीजें 11th वाली चीजें याद आएंगी। देखो फिजिक्स का यही ब्यूटी है कि आप एक चैप्टर मल्टीपल चैप्टर से कनेक्टेड होता है। कल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जेईई मेंस वाले बैच में, उस एक क्वेश्चन में 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, सेंटर ऑफ मास का भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी, SHM वेव्स का भी, और आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी। हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। हम लोग भले उसको चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं, बट सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से। अब देखिए जरा समझिएगा, मान लीजिए आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये जो I आपको बता रहा है ना I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्या है? करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब अगर आपको निकालना हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर करंट कितना है, तो आपको ये रिलेशन से पता चल जाएगा। आप टाइम t का वैल्यू रखेंगे
आपको करंट वो आपको निकाल के दे देगा कि इस टाइम पर इतना करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, अब इसके बाद आप दो चीजें यहां पर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एक पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो पहला हेडिंग डालिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ये क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट is that amount of steady current which sends the same amount of charge in a circuit in a certain time interval as the charge sent by the alternating current through the same circuit in a half cycle। पहले लिखिए फिर इसका मतलब समझते हैं। लिख लिए। अब समझना कि ये है क्या एवरेज वैल्यू। देखो मान लो आपका ये है ऑल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कुछ इस तरह से होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ। इसका टाइम पीरियड मान लीजिए यहां से 0 से लेकर के टी तक, और हाफ साइकिल मतलब t/2। 0 से लेकर t/2 इसका क्या है? हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में ये क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा सर्किट में। करंट क्या है? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो करने से करंट बनता है, ठीक है ना। तो 0 से t/2 में जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ चार्ज भेजेगा, ठीक है। डीसी का वो वैल्यू, डीसी या फिर स्टेडी करंट का वो वैल्यू जो इतने ही देर में उतना ही चार्ज भेज दे जितना ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहा है, उसी को हम बोलते हैं एसी का एवरेज वैल्यू। जो आपने डेफिनेशन लिखा है वो क्या लिखा है? एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट in a certain time interval as the charge sent by the alternating current through the same circuit in a half cycle। मतलब कि एवरेज वैल्यू मतलब क्या है? स्टेडी करंट का वो वैल्यू है जो आपके सर्किट में उतना ही चार्ज भेज रहा है जितना चार्ज एक ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहा है हाफ साइकिल में। आया समझ? आया? अब इसका वैल्यू क्या होता है वो हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं। इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, जैक बोर्ड में आराम से पूछा जाता है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, तो उसका डेरिवेशन ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। लेट द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग करंट बी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपका एसी मान लेते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब आपको पता करना है कि हाफ साइकिल में ये कितना चार्ज भेजेगा। जितना चार्ज भेजेगा, अगर हमको ऐसा डीसी मिल जाए जो उतना ही चार्ज भेज रहा हो तो उस डीसी को हम इसका एवरेज वैल्यू कह देंगे। तो हम पता करने जा रहे हैं कि ये जो आपका करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हाफ साइकिल में आपके सर्किट में कितना चार्ज भेजेगा, ठीक है। पता कर लेते हैं। हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। यहां से हमें क्या पता चला? dq जो होता है वो क्या होता है? I dt। तो अगर dq I dt होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? चार्ज सेंट बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, ठीक है। निकाल लेते हैं। इसी चार्ज को अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर के t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt को अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर t/2, तो हमें पता चल जाएगा कि हाफ साइकिल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज भेज रहा है। निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन किया जाए, क्या होगा? आई नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt 0 से लेकर के t/2 साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t/2 तक। लिमिट पुट किया जाए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस ओमेगा अगेन 2π/t और यहाँ पे 0, ठीक है। t से आपका t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपका, और ये आपका माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई कॉस 180 -1, तो आप यहां पे पुट कर दीजिए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा -1 और कॉस 0 का वैल्यू -1, कितना आ गया 2i नॉट बाई ओमेगा, 2i नॉट बाई ओमेगा आया। मतलब आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इतना चार्ज आपके सर्किट में भेजेगा। अगर इस ओमेगा को हम लिख दें 2i नॉट बाई 2π/t, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना i नॉट इंटू टी बाई पाई। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजा, i नॉट इंटू टी बाई पाई भेजा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डीसी का वो वैल्यू निकालना है जो सेम टाइम में उतना ही चार्ज आपका भेज दे, आया समझ, सेम टाइम में उतना ही चार्ज आपका भेज दे। एक बार कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन आपका सही है क्या, हर जगह 0 से t/2 माइनस, ठीक है, -2i नॉट बाई ओमेगा ओमेगा इक्वल 2π, ठीक है, i नॉट इंटू टी बाई पाई, ठीक। क्यों हाफ साइकिल आपका इतना निकल गया। अब हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ डीसी विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट इन अ हाफ साइकिल, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, लेट आई एवरेज be the steady current which will send certain amount of charge in the same circuit in half cycle। अब I इक्वल टू होता है आपका Q/T, Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, और हमारा टाइम क्या है, हाफ साइकिल, मतलब t/2, तो t/2 में कितना भेजेगा, Q इन T इक्वल टू t/2 में कितना भेजेगा, I इंटू t/2, I इंटू t/2। और अगर ये चार्ज जो आपका स्टेडी वैल्यू जो ये चार्ज भेज रहा है, अगर ये चार्ज इसके बराबर हो जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, एवरेज वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, I नॉट इंटू t/2 इक्वल टू I नॉट इंटू टी बाई पाई, टी से टी आपका कैंसिल हो गया, तो ये एवरेज है, आई एवरेज हो गया आपका 2i नॉट बाई पाई, आया समझ। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जो आपका एवरेज वैल्यू आता है वो आता है 0.637 इंटू आई नॉट। जब 2 को आप पाई से डिवाइड करेंगे तो आई एवरेज आता है 0.637 इंटू आई नॉट, मतलब कि जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का वो होता है आपका 63.7% ऑफ आई नॉट। आया समझ में, लिख लीजिए एक बार, समझिए फिर से कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने डिफाइन किया है एवरेज करंट को, कैसे डिफाइन किया है, आपने डिफाइन करा है एवरेज करंट मतलब डीसी का वो वैल्यू जो आपके सर्किट से सर्किट में उतना ही चार्ज भेजेगा जितना एक ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहा है हाफ साइकिल में। तो पहले तो आपने निकाला कि ऑल्टरनेटिंग करंट भेज कितना रहा है चार्ज हाफ साइकिल में, तो वो आपका वैल्यू चार्ज का आया आई नॉट इंटू टी बाई पाई, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट आपके सर्किट में हाफ साइकिल में इतना चार्ज भेज रहा है। अब मान लेते हैं कोई डीसी होगा जो कि सर्किट में उतना ही चार्ज भेजेगा, ठीक है। तो हमने माना आई एवरेज बी द स्टेडी करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट। तो हमने निकाला ये कितना चार्ज भेजा, आई एवरेज इंटू t/2। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, चार्ज सेंट बाई दिस करंट और चार्ज जो आपका एसी भेज रहा है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम इसी करंट को आई एवरेज बोल देंगे क्या। तो आई एवरेज का वैल्यू आया मेरा कितना 0.637 इंटू आई नॉट, मतलब 2i नॉट बाई पाई, ठीक है। आगे लिखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट।
RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ करंट is that amount of steady current which will generate the same amount of heat in a conductor in a certain time period, in a certain time interval as the heat generated by the alternating current through the same circuit in full cycle। अब समझिए कि इसका मतलब क्या है। आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, मान लीजिए आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है I = I0 sin ओमेगा t। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, आपको पता है जब भी करंट सर्किट में फ्लो करता है कुछ हीट डिसिपेशन होता है, पावर लॉस होता है। कितना होता है, I² RT आपका फॉर्मूला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे थे। तो अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट आपके सर्किट से फ्लो कर रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, हीट जनरेट होगा। मान लेते हैं इसने हीट जनरेट किया Q, AC के चलते हीट जनरेट हुआ आपका Q, और आपके अलग अलग आपका DC है, मान लीजिए I1 I2 I3 I4 अलग अलग है डायरेक्ट करंट का वैल्यू, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करंट का वो वैल्यू जो इतना ही हीट जनरेट कर देगा, डायरेक्ट करंट का वो वैल्यू जो इतना हीट जनरेट कर दे, सेम हीट जनरेट कर दे, उसको मान लीजिए आपका डायरेक्ट करंट का वैल्यू है जो उतना ही हीट जनरेट कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, RMS वैल्यू। आया समझ। पहले क्या था, पिछले वाले केस में एवरेज वाले में क्या था कि अगर आपका अल्टरनेटिंग करंट है और ये आपका सर्किट से मान लीजिए चार्ज Q फ्लो करा रहा है हाफ साइकिल में, तो DC का वो वैल्यू जो उसी सर्किट से हाफ साइकिल में उतना ही चार्ज फ्लो करा दे, उसको हमने बोल दिया था क्या, एवरेज वैल्यू। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि DC का वो वैल्यू जो आपका उसी सर्किट से उतना ही हीट जनरेट करा दे जो कि अल्टरनेटिंग करंट करा रहा है, उसको हम बोल देंगे RMS वैल्यू। आया समझ फर्क। लेकिन यहां पर याद रखना है, एवरेज वैल्यू के केस में हम हाफ साइकिल पीरियड, हमारा टाइम पीरियड हाफ साइकिल लेते हैं, मतलब हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजा। यहां पे हम लेंगे फुल साइकिल, मतलब फुल साइकिल में कितना हीट जनरेट हुआ। आया समझ। चलिए निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे, प्रोसेस मेरा वही है, पहले हम निकालेंगे कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है ये फुल साइकिल में कितना हीट जनरेट कर रहा है। फिर हम निकाल लेंगे DC का वैल्यू जो उतना ही हीट जनरेट करेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे और आपका RMS वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए। लेट I = I0 sin ओमेगा t be the applied alternating current। ठीक है। we know heat generated जो होता है क्या होता है, Q = I² R × T, हमने पढ़ा था। तो यहां पर हम निकालने जा रहे हैं कि the amount of heat generated by the alternating current in time dt टाइम में कितना हीट जनरेट करेगा। तो ये आपको मान लेते हैं हीट जनरेट किया dQ, तो dQ आपका कितना हो जाएगा, d या फिर h से दिखाते हैं। पिछले वाले केस में आपका चार्ज था, तो यहां पर हम दिखा देते हैं h से अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है H = I² RT। हमने हीट को यहां पर h से दिखाया है, तो मान लेते हैं dt टाइम में आपका हीट जनरेट हुआ dH, तो dH बराबर क्या हो जाएगा, I0² sin² ओमेगा t × R × dt। हमने क्या किया है,
जो आपका अल्टरनेटिंग करंट था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी टाइम में ये अल्टरनेटिंग करंट इतना हीट जनरेट करेगा। तो अगर डी टी टाइम में इतना जनरेट कर रहा है तो फुल साइकिल में कितना करेगा, इसको फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। तो जब हमारा जो इस डी एच को और सिंप्लीफाइड आप कैसे लिख सकते हैं, डी एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब हमें निकालना है कि फुल साइकिल में एच में, मतलब आपको डी एच को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फुल साइकिल के लिए। तो आपका निकल जाएगा कि पूरे फुल साइकिल में कितना हीट जनरेट होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेकर के टी। ठीक है, ये दोनों आपका कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए। क्या हो गया ये आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेकर के टी। अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्योंकि हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आया समझ में? तो साइन स्क्वायर की जगह आपने ये लिखा है, बच गया आपका यहाँ पे क्या डी टी। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एच आपका क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी, 0 से लेकर के t तक। ठीक है, कर लीजिए दोनों को इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा आई नॉट स्क्वायर आर, तो आपका बाहर में अभी भी है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आपका रहेगा 0 से लेकर के t, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। तो इसका हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और नीचे पहले से 2 था तो ये क्या बन गया आपका 4 ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। h आपका कितना आया, आई नॉट स्क्वायर आर, ये आपका क्या हो जाएगा t बाई 2 माइनस, लिमिट पुट करिए, साइन 2 पाई बाई टी, ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी के बदले आपका आ गया कैपिटल टी, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 2 छूट गया आपका, 2 इंटू 2 पाई बाई टी, 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल टी, और 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना था आपका 4 ओमेगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आपका कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई बना, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये भी आपका 0 हो गया, और साइन 0 ये भी आपका 0 हो गया। मतलब ये पूरा टर्म यहां से लेकर के यहां टर्म आपका पूरा 0 हो गया। बचा क्या, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2, मतलब हीट जनरेटेड बाई द एसी कितना हुआ, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट फुल साइकिल में कितना हीट जनरेट किया, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2। आया समझ में? अब देखिए यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, जब आपका डायरेक्ट करंट होता है वो कितना हीट जनरेट करता है, आई नॉट स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ऑल्टरनेटिंग करंट कर रहा है कितना, जस्ट उसका आधा। मतलब पावर लॉस, जो हम लोग पावर लॉस पढ़ते हैं एसी के केस में कितना होता है, डीसी के कंपैरिजन में जस्ट हाफ हो जाता है। आया समझ? यही कारण जो आपने एडवांटेज में लिखा है ना कि पावर लॉस इन केस ऑफ एसी इज लेस देन डीसी, आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि एसी जो होता है आपका डीसी कंपैरिजन में कम हीट जनरेट करता है। पहले यहां तक लिख लीजिए। चलिए, ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा वो फुल साइकिल में कितना हीट जनरेट करेगा। क्या हीट जनरेटेड बाई ऑल्टरनेटिंग करंट इन फुल साइकिल, वो आपका कितना आया, H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2, इतना हीट जनरेट होगा। ठीक, अब ऑल्टरनेटिंग करंट का मेरे को वो वैल्यू निकालना है
जो सेम हीट जनरेट करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट स्टेडी करंट, मेरे को स्टेडी करंट का वो वैल्यू निकालना है, मतलब डायरेक्ट करंट का वो वैल्यू निकालना है जो सेम हीट जनरेट करेगा। तो लेट द स्टेडी करंट भी, मान लेते हैं स्टेडी करंट हमारा I है, तो ये I कितना ही हीट जनरेट करेगा, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, फुल साइकिल में I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। अगर ये हीट जो आपका स्टेडी करंट जो हीट जनरेट कर रहा है, अगर ये हीट और ये हीट आपस में बराबर हो जाए तो इसी स्टेडी करंट को हम RMS वैल्यू बोल देंगे। आया समझ में? जो स्टेडी करंट इतना हीट जनरेट करके दे देगा उसको हम RMS वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, I स्क्वायर आर टी इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R इंटू टी बाई 2, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो I स्क्वायर इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2, मतलब कि I इक्वल टू I नॉट बाई रूट 2, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, RMS वैल्यू। मतलब ये DC करंट का वो वैल्यू है जो आपको सेम हीट जनरेट करके देगा जितना AC कर रहा है फुल साइकिल में। कितना होता है ये, I नॉट बाई रूट 2। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है 0.707 इंटू I नॉट, मतलब जो आपका RMS वैल्यू होता है वो होता है 70.7% ऑफ I नॉट। आया समझ? लिख लीजिए, समझ में आया? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले पढ़े ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखें, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हो, पोलैरिटी चेंज कर रहा हो। फिर हमने पढ़ा AC का DC के सामने एडवांटेज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा AC का DC के सामने डिसएडवांटेज क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े AC बनता कैसे है, AC जनरेशन, जिसमें हमारा EMF आया था E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहां E0 था आपका NBA इंटू ओमेगा, ठीक है। AC जनरेशन समझने के बाद हमने देखा कि करंट का एवरेज वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आया था IAB इक्वल टू 2 I नॉट बाई पाई, जो कि आपका 63.7% था आपका I नॉट का। फिर हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ये कितना होता है आपका I RMS इज इक्वल टू I नॉट बाई रूट 2, जो कि 70.7% होता है आपका मैक्सिमम करंट का। अभी तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर यहां तक हम समझ गए हैं तो इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो हमारा सर्किट थ्योरी है, जिसमें कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को जब एक रेजिस्टर से लगाएंगे तो क्या होगा, एक कैपेसिटर से लगाएंगे तो क्या होगा, एक इंडक्टर से लगाएंगे तो क्या होगा, वो सब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए।